चीज़ बना सकता हूँ, नेम ऑफ रोल नंबर बना सकता हूँ, बट अगर एक पर्सन का पूरा डेटा है तो वो मैं लिस्ट के अंदर नहीं करूँगा, वो मैं किस में करूँगा, डिक्शनरी में। ठीक है, तो इसी के लिए हमने, अब मैं जब भी अशारिफ भाई को दूंगा मैं बोलूँगा डिक्शनरी के अंदर कि अशारिफ पे फादर नेम प्रिंट करना है, तो सबको विजिबल है फादर नेम कौन सा है। ठीक है, मैं सिंपल जी सर जैसे डिक्शनरी में आपने टाइप रखी ना स्ट्रिंग स्ट्रिंग दोनों, एक बात है हम एक प्रोडक्ट डालते हैं, प्रोडक्ट के अंदर हम प्राइस लिखते हैं या डिस्काउंट वैल्यू लिखते हैं, उसको तो हम इंटीजर में लिखेंगे, तो आप इस तरह हर एक की टाइप हम किस तरह सेट करेंगे इस तरीके से? इसका भी तरीका है नेस्टेड लिस्ट होगी। अगर आप चाह रहे हैं या तो आपके पास की वैल्यू स्ट्रिंग हो या इंटीजर हो, जैसे अभी मेरे नाम स्ट्रिंग है और एज क्या है इंटीजर, ठीक है, तो वो मैं कैसे करूँगा, इस वाली जगह पे एक अदद और लिस्ट बना दूंगा और मैं क्या करूँगा, या तो स्ट्रिंग होगी या फिर इंटीजर होगी। सही है। अब मैं अगर यहाँ पे एज को ऐड भी करूँ ना, अच्छा क्योंकि ये पाइथन है एरर तो आपको वैसे भी नहीं देगी, लेकिन टाइप हंटिंग के थ्रू ये मुझे नहीं रोकेगी। ठीक है जी। और ऑपरेटर अच्छा, वो कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर उसका इस्तेमाल होगा, वहाँ पर ज़्यादा बेहतर रहेगा और कीवर्ड का इस्तेमाल, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कुछ देर बाद। अब लेट सपोज मेरे को फादर नेम प्रिंट करवाना है, कैसे करूँगा, डिक्शनरी के अंदर आपके पास इंडेक्सिंग नहीं होती, इसके अंदर आप की को कॉल करते हुए उसकी वैल्यू गेट करते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं की बता दूंगा फादर नेम। अब फादर नेम की जो भी वैल्यू होगी वो उठ के हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। इस तरह से ये चीज़ विजिबल है और क्लियर है। ठीक है, टाइप्स हो गई। अब अगली टाइप हमारे पास कौन सी थी, ठीक है। अब एक टाइप हमारे पास और है, वो कौन सी है, सेट, SET सेट। सेट क्या होती है, एक यूनिक वैल्यू को स्टोर करना, लाइक एक तरह की लिस्ट होती है बट वो हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। उसके अंदर आप कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो क्या करती है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव कर देती है। लाइक अगर मैं कहता हूँ यूनिक वैल्यूज टाइप होगी हमारे पास सेट, ठीक है। अब सेट हमारे पास किस टाइप का होगा हम वो भी बता देते हैं, लाइक हमारे पास सेट इंटीजर का होगा। अच्छा, अब इसकी वैल्यूज जो असाइन करते हैं ये भी हम कर्ली ब्रेसेस में असाइन करते हैं। अब डिफ्रेंशिएट कैसे होता है कि डिक्शनरी और सेट में क्या डिफरेंस है, डिक्शनरी के अंदर आपके पास की एंड वैल्यू होते हैं और सेट के अंदर नहीं होते, तो इसलिए दोनों डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। मैं इसके अंदर ये मैंने कुछ वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, लाइक 1,1,1 एंड 12 हो गया, फिर हो जाएगा हमारे पास 33, 45, 55, 2,3। ठीक है। अब ये देखें, मैंने इसके अंदर 2 दफ़ा 1 लिखा है, ठीक है, और 2 दफ़ा 3 लिखा है, बाकी सारी क्या है, सिंगल है। अब होगा क्या, ये जितने भी इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं ये उसको तो रिमूव कर देगा, बट जो आपको रिजल्ट देगा वो किस बेस पे देगा, क्या वो ऑर्डर्ड होगा या अनऑर्डर्ड होगा, सीक्वेंशियल होगा या अनसीक्वेंशियल होगा, ऑर्डर होगा, अनऑर्डर्ड होगा। ठीक है, सेट कभी भी आपको ऑर्डर डेटा देता नहीं है, ये मूड पे इसके डिपेंड करता है।
ये आपको कभी कभी ऑर्डर में भी दे देगा, अनऑर्डर भी देगा। तो ये ऑर्डर डेटा रिटर्न नहीं करता, ये अनऑर्डर ही करता है। ठीक है, अगर आप लेट सपोज कर रहे हैं कि पहले 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, तो ये कभी कभी ऐसा भी करता है, लेकिन हर बारी नहीं करता। तो ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है, अनऑर्डर्ड एंड यूनिक वैल्यूज ऑफ डेटा। अच्छा, अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। अब देखिए क्या आया, 1 2 3 33 55 देन 12 45। देख रहे हैं अनऑर्डर्ड है। अगर ये ऑर्डर्ड होना होता तो 12 पहले आता, लेकिन कभी कभी ये ऑर्डर्ड में भी आपको रिटर्न दे देता है। तो कभी ये नहीं बोलिएगा कि भाई सर हमारे पास तो ऑर्डर्ड आ रहा है, हमारे पास अनऑर्डर्ड आ रहा है। तो ये अनऑर्डर्ड ही देता है। ठीक है, सेट क्लियर है। अब ये बताएं, सेट म्यूटेबल होता है या इम्यूटेबल होता है? कर सकते हैं सेट म्यूटेबल होता है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपका ये सेट जो है ये म्यूटेबल होता है। अगर आपको इसको इम्यूटेबल बनाना है तो उसके लिए टाइप होती है फ्रोजन सेट। ठीक है, जस्ट आपने कुछ नहीं करना, इसी तरह सेट की जगह यहाँ पे क्या करना है, फ्रोजन सेट करना है, बात खत्म है, वो इम्यूटेबल हो जाएगा। इसी को मैं बना देता हूँ। ठीक है, इस तरह से, बस और कुछ नहीं। ये क्या होती है, म्यूटेबल होती है, और हमारे पास फ्रोजन सेट क्या होती है, इम्यूटेबल होती है। ठीक है, टाइप्स क्लियर है? कितने टाइप्स हो गए हमारे पास? अब काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, टाइप्स हो गए। ठीक है, टाइप्स क्लियर हो गई। अब हम अपनी ज़रा रैपो पे आते हैं, आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। डेटा टाइप्स, इसको कॉलेक्ट ओपन करते हैं। अच्छा, यहाँ टाइप्स में किसी को कोई क्वेश्चन है? एनीवन? कोई भी क्वेश्चन? लेकिन कर्सर जो है वो एक AI इंटीग्रेटेड वर्कफ्लो हमें प्रोवाइड करता है। कितना अच्छा होगा कि आपके पास कोड बेस के अंदर इंटेलिजेंस भी आ रही हो, साथ साथ आपके पास एक स्पेसिफिक चैट एरिया हो जिसका इस्तेमाल करते हुए आप पूरे प्रोजेक्ट को स्क्रैच से बनाए विदाउट इवन राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। सो दिस इज़ द पावर ऑफ कर्सर। अगर आप इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे तो फिर इसके जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में आपको इल्म हो जाएगा। सो दैट्स द थिंग। रिकमेंडेशन यही है कि आप कर्सर का इस्तेमाल करें। विजुअल स्टूडियो कोड का भी कर सकते हैं, बट इसके अंदर जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो बहुत बेहतरीन है। वर्सल के बारे में आपके किस किस को पता है? व्हाट इज़ वर्सल? अभी क्लियर करता हूँ मैं आपके क्वेश्चन को। वर्सल के बारे में आप सबको इल्म होगा। वर्सल एक डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म है, नेक्स्ट.js के क्रिएटर्स ने बनाया है, और बनाने वाला बंदा था गोयल मारो राउट्स। उसने 2017 में एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश की, और वह एक प्रॉब्लम क्या थी? वो थी UX, यूज़र एक्सपीरियंस। क्या हो रहा था कि जो डेवलपर था ना, डेवलपर अगर अपने किसी प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करता तो वो जाता सीधा AWS के ऊपर। AWS स्टैंड फॉर अमेजॉन वेब सर्विसेज। ठीक है, ये भी एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपनी सर्विसेज को या फिर अपने प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय करते हैं। बट इसका यूज़र एक्सपीरियंस इतना बेकार है कि अगर आप AWS की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही चले जाए ना तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा कि भाई ये क्या बता रहे हैं चीज़ें, आपके सर से यूँ निकलेगी ऊपर, समझ रहे हैं? दूर दूर तक कुछ समझ नहीं आएगा कि भाई बेसिकली यहाँ पर काम जाम क्या हो रहा है। ठीक है, अब वर्सल के क्रिएटर्स ने क्या किया? वर्सल के क्रिएटर्स ने AWS का ही इस्तेमाल किया, बट इतना बेहतरीन
यूआई की शक्ल दी कि एक बिगिनर भी उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए एक वेबसाइट को इंटरनेट के ऊपर डिप्लॉय कर दे, ठीक है। इसी तरीके से कर्सर है, अगर आप किसका इस्तेमाल करती हैं, विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल कर रही हैं विद द एआई इंटीग्रेटेड फीचर्स, प्रॉब्लम क्या है कि उनका जो वर्क फ्लो है, यानी उनका जो डेवलपर एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा नहीं है। आपको मे बी प्रॉम्प्ट करने में ज़्यादा बेहतर फील नहीं होगा, या फिर आपको इनके चैट कंपोज़र से कोड को अपने करंट कोड की इंटीग्रेशन में ज़्यादा फीलिंग्स नहीं आएंगी। बट अगर आप यही काम कर्सर के अंदर करते हैं तो आपको जो है वो बाकायदा फील हो रहा होगा कि यार वाकई मैं एक एआई इंटीग्रेटेड वर्क फ्लो का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पूरा प्रोजेक्ट में स्क्रैच से बना रहा हूँ, एआई की इंटेलिजेंस फास्ट है, इनके अपने मॉडल्स ही इस तरीके से ट्रेन हुए हैं कि बेसिकली यूज़र एक्सपीरियंस को वो ज़्यादा कैच करता है। सो दैट्स द थिंग। अच्छा देखें, कर्सर आपकी पूरी कोड बेस के ऊपर काम करता है, जो आपका पूरा प्रोजेक्ट है उसको रीड कर रहा होता है। लाइक अगर आप VS कोड पे गिटहब को पायलट यूज़ करते हैं तो वो जस्ट एक सिंगल फाइल में काम करता है, ठीक है, उसको पूरा कोड बेस नहीं पता होता, तो ये भी एक डिफरेंस है। अब देखें, मैंने कर्सर की चैट पे सिंपल एक लिखा है, क्रिएट अ पाइथन फंक्शन दैट ऐड 2 वैल्यूज एंड रिटर्न द रिजल्ट, ठीक है। मैंने जस्ट एंटर करना है। अब मैंने देखें यहाँ फाइल सेलेक्ट करी हुई है इस फाइल के अंदर। अब ये क्या करेगा, इसने मेरे को सारा कोड बना के दे दिया। अब जस्ट मैंने क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद ये सारा कोड मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये सारा आ गया। अब बन गया फंक्शन मेरा। तो ये भी एक चीज़ है, आप एआई इंटीग्रेशन के थ्रू इसमें काम कर सकते हैं। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं अपनी रेपो पे। ये चीज़ थी, हमने टाइप्स देख ली, इंटीजर देख ली, फ्लोट देख ली, कॉम्प्लेक्स आपको पता है, रियल और इमेजिनरी नंबर होते हैं उसके अंदर। देन बूलियन, सेट, स्ट्रिंग, सीक्वेंशियल टाइप में हमारे पास कौन कौन सी होती है, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इंटीजर देख ली, फ्लोट देख ली, कॉम्प्लेक्स हो गई, बूलियन हो गई, सीक्वेंशियल टाइप के अंदर स्ट्रिंग हो गई और लिस्ट हो गई, टपल हो गई। अच्छा, ये रेंज क्या है, मैं बता दूँ। देखें सिंपली, अब लेट सपोज मेरे को एक लिस्ट बनानी है जो इसके अंदर एक कलेक्शन ऑफ नंबर होगा जो स्टार्ट होगा 1 से और एंड होगा 1000 पे। अब मैं क्या एक लिस्ट बनाने बैठूँ और खुद से उसमें डेटा एंटर करूँ, नहीं कर सकता ना, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अगर करेंगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग काम है। तो मैं सिंपल एक काम करता हूँ, मैं नंबर्स लिस्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। टाइप में दे देता हूँ लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है। और इसकी वैल्यू में मैं क्या करूँगा, अब मैं रेंज का फंक्शन यहाँ कॉल करूँगा, ठीक है। रेंज लिखा। अब इसके अंदर आपके पास 3 आर्गुमेंट्स होते हैं, कौन कौन से, पहला स्टार्ट, दूसरा एंड और तीसरा स्टेप्स। ये लास्ट क्लास में बताया था। अब स्टार्ट में कह रहा हूँ कि भाई 1 से स्टार्ट होगा, एंड का होगा 1000 तो बहुत लंबा हो जाएगा, हम जस्ट इसको कहाँ रख लेते हैं, 20 तक रख लेते हैं। 20 तक एंड करना और स्टेप यानी सीक्वेंस ही रखना, कोई स्टेप मिस नहीं करना, ठीक है। अब तो मैं स्टेप ऑप्शनल होता है, पास करें तो ठीक है, नहीं भी पास करते तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। अब बता रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट में क्या आएगा जल्दी, क्या आएगा रिजल्ट, 19 आएगा बस। 1 से 19 तक आएगा, क्यों 20 तक क्यों नहीं आएगा, ये 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। लास्ट काउंट नहीं होता। अब देखें कुछ ऑप्शंस हैं, पहले कोई कह रहा है 0 से स्टार्ट होगा, कोई कह रहा है 1 से 19 तक जाएगा, ठीक है। ये 2 ऑप्शन है हमारे पास। तो अब इसमें से कौन सा सही है वो हम देखते हैं। 1 2 3, एक सेकेंड,
सॉरी फाइल सेव नहीं। अब देखें हमारे पास क्या आ रहा है, क्यों इसका कोई रीज़न है जी? सॉरी टाइप रेंज आ गई, वो तो ठीक है। सर ये मेरा 19 आया। आपका 13 है, 19 क्यों आया? आपने कुछ और किया? अब देखिए ये जो रेंज यूज़ हो रही होती है ना, वो मोस्टली लूप्स के अंदर ही यूज़ हो रही होती है। अब ये आपको लिस्ट तो दे रही है, लेकिन कहाँ दे रही है? बैक पे दे रही है, अपनी फ्रंट पे भी आपको शो कर रही है। इसने एक लिस्ट आपको 1 से 19 तक जनरेट करी, क्योंकि ये एंड में से 1 माइनस करता है, ठीक है? एंड के अंदर से 1 माइनस करता है, यानी n-1 नंबर कुछ भी होगा उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। लेकिन अब ये लूप्स के अंदर यूज़ हो रही होती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज मैं इसका एक यूज केस बना के दे देता हूँ आपको। मैं फॉर लूप बनाता हूँ, फॉर नम इन रेंज 1 से 20 कॉलन। अब आप क्या कर देना, ठीक है? अब देखें ये क्या करेगा, इस रेंज की जो लिस्ट हमारे पास रिटर्न हो रही है 1 से 19 तक की, उसमें लूप चलाएगा। अब एक एक करके उसमें से वैल्यू या आइटम को एक्सट्रैक्ट करके नम में स्टोर करेगा एंड देन नम को प्रिंट करेगा। फिर ये आगे जाएगा इस तरह से, जब तक एंड नहीं होगा ये हमारे पास लूप चलेगा इस तरह से, ठीक है? ये एक अदद हमारे पास लिस्ट आ गई। अब आप चाहें तो इसको एक लिस्ट के अंदर स्टोर करके फिर वो लिस्ट डायरेक्टली प्रिंट कर लें। अच्छा, यहाँ पर एक कीवर्ड है इन, आपने ये लूप देखा है फॉर आई इन रेंज। तो जो फॉर है, फॉर का कीवर्ड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक फॉर लूप बनाने के लिए, ठीक है? उसके बाद ये जो आई है ये बेसिकली इंडेक्स है। इंडेक्स किसका है? रेंज का इंडेक्स है, कि जो रेंज हमने स्पेसिफिकली डिफाइन की है अपनी रेंज के फंक्शन में। रेंज के फंक्शन में हमने 2 आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, स्टार्ट टू एंड। स्टार्ट हमारी कहाँ से है? 1 से, और एंड कहाँ पर है? 20 के ऊपर है। तो स्पेसिफिकली यहाँ पर इन का जो कीवर्ड है ये क्या कर रहा है, ये इंडेक्स को बेसिकली रेंज के अंदर पुट करने का काम अंजाम दे रहा है। इन को अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करें उर्दू में, तो इन का क्या मतलब होता है? में या फिर पुट करना स्पेसिफिकली। तो इसका यही मतलब है पाइथन के अंदर, सिंपल एज दैट। अब देखें हमारा टारगेट क्या था, हमें एक लिस्ट रिटर्न करनी थी, तो वो मैंने काम क्या कर लिया, लिस्ट ऑफ नंबर, उसकी टाइप लिस्ट ऑफ इंटीजर और एम्प्टी लिस्ट दे दी, ठीक है? अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट लाइन के अंदर मैंने क्या किया, लिस्ट ऑफ नंबर डॉट अपेंड। अब ये अपेंड क्या है, ये लिस्ट का एक अदद मेथड है जो आपकी लिस्ट के लास्ट के अंदर कोई भी वैल्यू जाके अपेंड कर देता है। यानी आपकी टाइप स्क्रिप्ट से अगर देखें तो उसमें क्या होता था, पुश, ठीक है? आपके एरे के लास्ट के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करता था, तो पाइथन में क्या हो रहा है, लिस्ट के अपेंड मेथड से आप इसकी लिस्ट के अंदर लास्ट में कोई भी वैल्यू अपेंड कर सकते हैं। अच्छा सॉरी, अब क्योंकि ये एक लूप के अंदर मैंने डाला हुआ है, ठीक है? लूप में डाला हुआ है तो पहले ये नम के अंदर आएगा, एक चलेगा, फिर आएगा, फिर चलेगा, फिर आएगा, फिर चलेगा। तो ये हर बारी के अंदर आपको एक अदद लिस्ट देगा। तो फिलहाल अभी इसको यहीं स्टॉप करते हैं, ये हम बाद में देखेंगे, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। बाकी समझ तो आ गया ना रेंज क्या है? अच्छा, रेंज हो गया हमारे पास, देन सेट टाइप हो गई, फ्रोजन सेट हो गई, मैपिंग के अंदर हमारी डिक्शनरी हो गई। अब बाइनरी टाइप हमारे पास आएगी। बाइनरी टाइप में क्या होता है, जल्दी जल्दी हम इसको आप ओवरव्यू लेते हुए चलेंगे, ठीक है? बाइनरी टाइप आपकी इतनी यूज़ नहीं हो रही होती, लेकिन आप इसको ओवरव्यू ले लें कि आपको पता हो कि चीज़ क्या है। बाइनरी टाइप के अंदर बेसिकली आप कोई भी टाइप
लाइक बाइनरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं, यानी बाइट के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसको असाइन करने का सिंपल सा तरीका, अगर आप इस बाइट स्टोर करना चाह रहे हैं तो टाइप आपने बाइट्स दे दी, और जस्ट कुछ भी टेक्स्ट से असाइन करने से पहले आपको क्या लगाना, एक बी, स्मॉल बी और कुछ नहीं। अब ये क्या बन गए, एक बाइट टाइप बन गए, ठीक है। अगर आप टाइप असाइन नहीं करते लेकिन अगर बी लगाया हुआ है तो वो बाइट टाइप ही कंसीडर होगी। ये क्लियर है? आगे चलते हैं। स्क्रीन विजिबल है ना? अब देखें बाइनरी, अब हम यूज़ कहाँ पे कर रहे होते हैं, कोई भी बाइनरी डेटा को रीड करने के लिए या राइट करने के लिए। अब ये बाइनरी क्या है, लाइक आपकी इमेज हो गई, ये क्या है बाइनरी डेटा, वीडियो हो गई बाइनरी डेटा, PDF हो गई बाइनरी डेटा, और भी कुछ आपका डेटा है तो वो बाइनरी डेटा है। अब उसको अगर मैं रीड करना चाह रहा हूँ तो वो किस तरह से करूँगा, ये देखें। अब ये जो कोड लिखा हुआ है ये थोड़ा आगे का टॉपिक है, लेकिन जस्ट मैं इसको समझा रहा हूँ। विद ओपन के फंक्शन से हम क्या करते हैं, कोई भी फाइल को ओपन कर सकते हैं अपने कोड बेस के अंदर, ठीक है। अब मेरे पास एक फाइल होगी apollo11.jpg की, यानी एक इमेज होगी, ठीक है। उसको मैंने किस मोड के अंदर ओपन किया है, RB, यानी रीड कर रहा हूँ, और किस में रीड कर रहा हूँ, बाइनरी के अंदर, ठीक है। और ये जो फाइल ओपन हो रही है ये एस इमेज फाइल करके हो रही है। अच्छा, ये जो एस का कीवर्ड है ना, ये आप बेसिकली इस तरह से समझ लें, किसी भी वेरिएबल का निकनेम होता है, ठीक है। अगर मेरा कोई निकनेम है, मैं बताना नहीं चाह रहा क्या है, इतना अच्छा नहीं है, नहीं वो ज़रा फ्रेंडशिप में होता है ना, वही लोग बुलाते हैं, घर वाले तो कभी निकनेम से बुलाया नहीं है, मेरा नाम होता है ये इतना अच्छा सा नाम है। लेकिन अगर किसी का कोई निकनेम होता है, लाइक अगर हम टॉमी करते हैं तो हमारा अगर कोई पैट होता है उसको टॉमी हो गया, ठीक है। कैट है तो किटन बोल देते हैं इसको, इस तरह से। अब जो कैट है बेसिकली उसका नाम क्या है, कैट, बट हम उसको बुलाते हैं किस नाम से, किटन, ठीक है। या अगर आपके पास तोता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मिट्ठू बोलते हैं। कौन कौन बोलता है मिट्ठू? सही बोलते हैं। अब हम उसी की एग्जांपल लेते हैं। अब मेरे पास है पैरेट, ठीक है, उसका नाम है पैरेट, लेकिन अगर मैं उसको मिट्ठू बोल रहा हूँ तो वो क्या हो गया, उसका निकनेम हो गया, सही है। तो अगर पाइथन के अंदर आपको किसी भी वेरिएबल का निकनेम रखना है तो वो आप एस के कीवर्ड के साथ रख सकते हैं। लाइक अभी जो मैंने फाइल ओपन करी है ये कहीं ना कहीं पे स्टोर हो रही है, तो मैं उसको एज इमेज फाइल करके ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो इमेज फाइल है ये का वेरिएबल बन गया जिसके अंदर डेटा क्या होगा, ये फाइल होगी। बात समझ आ गई? अच्छा, यहाँ पर दो कीवर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है, विथ एंड ओपन। इसका क्या मतलब है? ये जो विथ का कीवर्ड है ना, ये बेसिकली रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। रिसोर्स मैनेजमेंट से यहाँ पर क्या मुराद है मेरा, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंप्यूटर के अंदर एक फ़ाइल पड़ी हुई है, मैंने उस फाइल के अंदर किसी किस्म का डेटा प्रोग्रामेटिकली स्टोर करना है। मैं डायरेक्टली स्टोर कर सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ जेसन, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और एनीथिंग लाइक दैट, बट कितना बेहतर हो कि मैं प्रोग्रामेटिकली यानी कोड कर कर उस फाइल के अंदर किसी किस्म के डेटा को एग्जीक्यूट करूँ। तो ये जो विथ का कीवर्ड है ना, ये उस फाइल की जितनी भी रिसोर्सेज होंगी ना उसे मैनेज करने में हमें हमारी मदद करेगा। और ये जो ओपन का कीवर्ड है, ओपन नाम से ही पता चल रहा है, ओपन इज़ अ फंक्शन विच टेक 2 पैरामीटर्स, ठीक है, या 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। सबसे पहले तो कोई स्पेसिफिक प्लेस, वो जगह जहाँ पर हमारा डेटा मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास एक फ़ाइल है apollo.jpg, ठीक है, ये हमारे पास पहला आर्ग्यूमेंट आ गया, पैरामीटर आ गया। और दूसरा है हमारे पास RB मतलब रीड, और ये जो B है, B का मतलब बाइनरी, यानी रीड करो बाइनरी फॉर्मेट के अंदर। और ये जो पूरी की पूरी एक्सप्रेशन है, ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर दी, एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर स्टोर कर दी, जिसे हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इमेज फाइल। और सिंपल एज दैट हमने इमेज फाइल के अंदर एक मेथड का इस्तेमाल किया है, विच इज़ द रीड मेथड, टू बेसिकली रीड ऑल ऑफ द थिंग दैट वी हैव इन द फॉलोइंग फाइल, सिंपल एज दैट, ठीक है। अभी जो इमेज फाइल है इसको हम स्टोर कर रहे हैं एक और वेरिएबल के अंदर जिसका नाम हमने रखा है इमेज डेटा। इमेज डेटा के अंदर हमने क्या स्टोर किया, इमेज फाइल। अब डॉट रीड का एक हमने मेथड लगाया। अब ये क्या करेगा, इस फाइल के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी
उसको रीड करके आपको दे देगा। बट हमने देखे मोड तो बताया हुआ था आर यानी रीड मोड है, बट रीड किस में करना है, बाइनरी में, ठीक है, आर बी। तो अब ये इमेज को जब रीड करेगा तो वो ऐसा बाइनरी ही रीड करेगा, ठीक है। इमेज को अगर आपको व्यू करना है तो वो आप बाइनरी में ही कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये हमारे पास जब हमने इमेज डेटा को प्रिंट करवाया तो बाइनरी के अंदर हमारे पास ये पूरी इमेज आ गई। अब जब मैं इसको बाइनरी से कन्वर्ट करूँगा अपने कोड के अंदर तो उसके मेरे पास क्या आएगी, उसके रिटर्न के अंदर इमेज आएगी, जो भी इमेज होगी। ये बात क्लियर, ठीक है। अब वो ये हमने इमेज को कॉपी कर ली, अब हम उसके अंदर कुछ चीज़ राइट करना चाह रहे हैं तो वो हम W के मोड में करेंगे, राइट, ठीक है। और डॉट राइट लगा के हम उसके अंदर क्या डाल रहे हैं, डेटा को राइट कर रहे हैं। एक कॉपी इमेज बनाई है हमने, उसके अंदर जो भी हमारी अपोलो 11 का डेटा आ रहा है वो हम कॉपी के अंदर राइट कर रहे हैं, सिंपल एकदम। अच्छा, इमेजेस के अलावा हम यहाँ पर TXT की फ़ाइल को भी ओपन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर इमेज का नाम दिया हुआ है ना, इस तरीके से हम बेसिकली अपनी फ़ाइल का नाम भी दे सकते हैं और अपने सिंपल एज दैट राइट मोड को चेंज करना है। जैसे यहाँ पर WB है तो हम यहाँ पर WB की जगह सिर्फ W के कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। आपको इंटेलिजेंस भी मिल जाएगी कि भाई हमारे पास ये स्पेसिफिक कीवर्ड है और इसका इस्तेमाल करते हुए आप उस फाइल के अंदर डेटा को बेसिकली राइट कर रहे हैं, सिंपल एज दैट। अच्छा, फाइल रीड और राइटिंग में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट ये हम तब करेंगे जब इसके टॉपिक पे आएंगे। अभी आगे चलते हैं। ये बाइनरी का सिर्फ आपका यूज़ केस बताना था क्या था, ठीक है। अब एक टाइप हमारे पास होती है बाइट एरे भी होती है। अब बाइट एरे क्या होता है, ये देखो, कोई भी आप नंबर ऑफ लिस्ट बाइनरी के अंदर अगर स्टोर करना चाह रहे हैं तो वो आप किसके अंदर करेंगे, बाइट एरे के अंदर। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारे पास होती है एस की कीज। किसको पता है क्या होती है, क्या होती है, सही। बेसिकली क्या होती है एस की, बिल्कुल आंसर सही है। वो ये होता है कि आपकी जो भी टेक्स्ट हैं, लाइक आपके अल्फ़ाबेट्स हैं ABCDE, ठीक है, इसका एक नंबर इसको असाइन होता है, ठीक है। जो आपकी मशीन रीड करती है वो डायरेक्टली टेक्स्ट रीड नहीं करती, वो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको रीड करती है, ठीक है। तो हर टेक्स्ट का एक न्यूमेरिकल वैल्यू जनरेट होती है। अब लाइक अगर मेरे पास कैपिटल A है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, 65। कैपिटल B है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, 66। तो ये यहाँ से सीक्वेंस 65 से स्टार्ट होगी, अब Z तक जहाँ तक जा रही है वहाँ तक जाएगी, ठीक है। अब ये मैंने स्टोर करे सारे नंबर बाइट एरे में। अब जब मैं इसको जनरेट करके यानी प्रिंट करूँगा तो इनके बिहाफ पे जो भी मेरे पास अल्फ़ाबेट्स होंगे ना वो आ जाएंगे प्रिंट के अंदर, लाइक इस तरह से A B C और E, ठीक है। समझ आई वाली बात। एस की क्या होती है, अगर आपको व्यू करना है, मैं सिंपल एक फंक्शन बता रहा हूँ, अगर आपको व्यू भी करना है ना, लाइक CHR का एक फंक्शन होता है हमारे पास, ठीक है। मैं इसको प्रिंट के अंदर डाल लेता हूँ। अब देखो CHR के अंदर अब मैं कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखूंगा तो उसकी बिहाफ के ऊपर हमारे पास जो भी उसका अल्फ़ाबेट होगा वो आ जाएगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 65, ठीक है, तो 65 का हमारे पास अल्फ़ाबेट क्या है, A, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 99, अब देखते हैं इसकी बिहाफ पे हमारे पास क्या है, 99 की बिहाफ पे हमारे पास क्या है, स्मॉल c, ठीक है। कैपिटल का सारा एक नंबर ऑफ सीक्वेंस अलग होगी और स्मॉल की नंबर ऑफ सीक्वेंस अलग होगी, ठीक है, दोनों सिमिलर नहीं है। अच्छा, ये जो ASCII है ये एक स्टैंडर्ड है, आपके जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन की हुई है, सो डैट कि हम बेसिकली अपने किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को बेहतर अंदाज से बता सकें कि ये जो अल्फ़ाबेट है इसके पीछे वैल्यू क्या है और इसकी जो भी एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, वो बेहतर अंदाज से कर सकें। सो आपको टॉप लेवल के ऊपर ही नज़र नहीं आ रही होती है ASCII वैल्यूज़, क्योंकि आप ASCII वैल्यूज़ को प्योर इंग्लिश के अंदर लिखते हैं। जैसे आप लिखते हैं
हेलो वर्ल्ड, GIIC, थिंग्स लाइक दैट। सो ये है, ये मतलब एक स्टैंडर्ड है जो कि आपके जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं या जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको दिया गया है, सो डैट कि इसकी मैनेजमेंट बेहतर अंदाज से हो सके। आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर भी कर सकते हैं ChatGPT से या फिर गूगल से। ठीक है। अब ये जो आई है मेमोरी व्यू, ये क्या है? अच्छा, ये सारी वो टाइप्स हैं जो मोस्टली यूज़ ही नहीं हो रही होती। ठीक है, अब ये आप लोग खुद देखिए क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। ठीक है, ये इतनी यूज़ केस नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कॉर्ड पे पूछिएगा, आंसर करेंगे। अब देखिए जी, ये कोड आपका रेपोजिटरी यूनिवर्सिटी है, गूगल कोलैब के आपके पास आना है तो यूनिवर्सिटी की जो रेपो है, देखना दिखा देता हूँ। सिंपल एज दैट गिटहब, और ये वाली आपके पास रेपो थी, यूनिवर्सिटी पे है। ठीक है, यूनिवर्सिटी के आने के बाद लर्न मॉडर्न AI पाइथन, उसके बाद पाइथन कोलैब। अब ये सारे आपके पास स्टेप्स हैं। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? डेटा टाइप्स। डेटा टाइप में है, ये रहा आपके पास लिंक, इस पर क्लिक करेंगे आपके पास कोलैब ओपन हो जाएगी, ये वाली। सही है। अच्छा, अब एक होता है कैरेक्टर, एक होता है ID, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको देख के आएंगे। कैरेक्टर और हाँ, आगे हमारे पास क्या है? कैरेक्टर और आईडी। अच्छा, ID का मैं आपको इसको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखें, कोई भी अगर आप वैल्यू या वेरिएबल बनाते हैं, उसको एक ID असाइन होती है। अब वो ID क्या चीज़ है? बेसिकली आपकी जो मेमोरी में उसकी लोकेशन होती है ना, वो होती है। अब लाइक अगर मैंने कोई वेरिएबल बनाया है तो वो जाहिर सी बात है मेरे पास मेमोरी में कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। ठीक है, मैं अगर कोई वेरिएबल बना रहा हूँ तो वो मेरे पास मेमोरी में कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। ठीक है, अब लेट सपोज मैंने वेरिएबल A बनाया है और उसके अंदर वैल्यू दे दी 6। अब ये मेरे पास मेमोरी में कहाँ स्टोर हुआ है मेरे को देखना है, तो इसकी लोकेशन मैं कैसे मालूम करूँ? ID के फंक्शन से। तो मैं प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट A को मैं किस फंक्शन में डालूंगा? ID का फंक्शन होगा और उसके अंदर मैंने डाल दिया A। ठीक है, इस तरह से। अब ये क्या करेगा? सॉरी, अब ये क्या करेगा? ये वेरिएबल A जो है मेरे पास, इसकी जो भी लोकेशन होगी मेरी मेमोरी में, ठीक है, वो मुझे लाके दे देगा। ये देखें, ये जो वेरिएबल A है ये मेरे पास इस लोकेशन के ऊपर स्टोर है मेरी मेमोरी के अंदर। सही है। अब ये लोकेशन देख ली आपने। अब एक चीज़ मैं और बताता हूँ। लेट सपोज अगर मैं कह रहा हूँ, इसको अभी कमेंट आउट करता हूँ, एक मैं चीज़ बताना। मैं अगर कह रहा हूँ एक B का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या होगी? वही वैल्यू होगी जो भी वैल्यू A के अंदर है। तो मैंने क्या कह दिया? B = A। बात सही है? ठीक है, ये वाली बात क्लियर है आपको? अब हम इन दोनों की IDs को चेक करते हैं कि हमारे पास इन दोनों की ID क्या है, क्या वो सेम होगी या डिफरेंस होगी, ये हम देखते हैं। क्या होगी? लेट्स सी, ID दोनों की सेम होगी। क्यों? क्योंकि आपने जो B को रेफरेंस दिया है वो उसकी वैल्यू नहीं थी, वो उसकी मेमोरी रेफरेंस दिया उसको। ठीक है, आप जब B को वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो आपने वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं A की जो भी मेमोरी रेफरेंस है वो आपने B को असाइन किया है। की मेमोरी रेफरेंस के ऊपर जो भी चीज़ होगी वो आके कहाँ स्टोर हो जाएगी? B के पास। अब अगर एक मैं चीज़ बताऊँ, मैं अगर B की वैल्यू चेंज करके 7 कर रहा हूँ तो क्या हमारे पास B की ID चेंज होगी या नहीं? अच्छा, अब मैं दो ऑप्शंस आपको दूँगा। B की ID चेंज होगी, A की सेम रहेगी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दोनों की ID चेंज हो जाएगी। पहला ऑप्शन है
सिर्फ बी की आईडी चेंज होगी और ए की सेम रहेगी। दूसरा ऑप्शन है कि दोनों की आईडी चेंज हो जाएगी। पहले ऑप्शन वाले हाथ उठाएं और ऑप्शन 2 वाले, ऑप्शन 2 वाले बहुत कम है। अब देखते हैं कौन सही है। ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए क्या था, ए की आईडी सिमिलर रहेगी और बी की आईडी चेंज हो जाएगी। अच्छा, ये जो आईडी का फंक्शन है ये स्पेसिफिकली क्या कर रहा है, इस आईडी के फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी वेरिएबल की जो स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन है हमारी रेंज के अंदर हम वो जान सकते हैं, ठीक है। और ये जो मेमोरी लोकेशन है ये हमें किसके अंदर शो अप हो रही होती है, स्पेसिफिकली बाइट कोड के अंदर शो हो रही होती है, ठीक है। यानी ऐसा कोड जो कि कंप्यूटर ही समझ सकता हो, सिंपल एज दैट। अब आ रहा है टाइप कास्टिंग। अब देखें ये जो हमने अभी तक इतनी सारी टाइप्स देखी, ठीक है। अब आपको याद होगा क्लास 1 के अंदर, यानी जो आपकी लास्ट क्लास थी उसके अंदर जब हम पाइथन का इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो उसके अंदर एक वर्ड हमने कहा होगा, अगर आपको याद हो, वो क्या है कि पाइथन के अंदर हर चीज़ एक अदद ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पाइथन के अंदर हर चीज़ एक अदद ऑब्जेक्ट है। इट्स मीन कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी कोई क्लास भी होगी, ठीक है, यानी उसका कोई ब्लूप्रिंट भी होगा। तो क्लास होती है तो इट्स मीन कि वो एक फंक्शन होता है, उसको कॉल करते हुए हम कुछ भी काम कर सकते हैं जो उस क्लास के अंदर हो रहा है। ये वाली बात समझ आ रही। तो अगर हमारे पास इतनी सारी टाइप्स हैं तो इन हर टाइप का हमारे पास एक अदद क्लास है। अब इस क्लास को यूज़ करते हुए हम टाइप को कास्ट कर सकते हैं, यानी टाइप चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं। लेट सपोज मैं एक सी का वेरिएबल है मेरे पास, उसके अंदर वैल्यू है मेरे पास 8, ठीक है। अब मैं दो चीज़ें कर रहा हूँ। पहले तो मैं प्रिंट करूँगा सी, ठीक है, और देन मैं सी की टाइप को प्रिंट करूँगा। अभी सी की टाइप क्या है, इंटीजर है या फिर स्ट्रिंग है? देखिए ना, एक्टिव रहे भाई, सो क्यों रहे हैं। अब देखें सी की टाइप मेरे पास क्या है, इंटीजर। देखें क्लास बता रहा है, कौन सी क्लास से रिलेटेड है, इंटीजर से। अब मैं इसको टाइप कास्ट करने जा रहा हूँ। अब मैं क्या कह रहा हूँ इसी के नीचे कि भाई अब सी को लाइक प्रिंट। अब टाइप कास्ट करने का सिंपल सा तरीका है, जिस भी टाइप में आप उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं या कास्ट करना चाह रहे हैं उसका फंक्शन कॉल कर रहे हैं। लेट सपोज कि मैं 8 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं str का फंक्शन कॉल करते हुए उसके अंदर क्या पास कर दूंगा, सी, ठीक है। अब सी को मैं सी की टाइप देख लेता हूँ, दोबारा हमारे पास क्या आएगी, प्रिंट। इसको मैं फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, जो भी टाइप चाहूँ उसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ अगर वो पॉसिबल हुई तो। लेट सपोज इसको अगर बूलियन में करने की ट्राई करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली एरर ही आएगा। सॉरी, हाँ वही। अच्छा, अब ये हो गया। अब मैं सी की टाइप देखना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास सी की टाइप क्या होगी वो देखते हैं। ये वाली बात समझ आ रही है आपको, यहाँ क्या हो रहा है। अब रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा, आउटपुट। जल्दी कोड देखें और बनाएं, पूरा आउटपुट बनाएं। सबसे पहले तो हमारे पास आएगा 8, उसके बाद आएगा इंटीजर क्लास, क्योंकि पहले हमने इम्प्लीमेंट किया, देन हमने टाइप को कास्ट किया, फिर आएगा स्ट्रिंग के अंदर 8 और स्ट्रिंग की क्लास। इस तरह से एक सेकेंड, एक मिनट, यहाँ पे हाँ हमने देखे इसको असाइन नहीं किया, हमने इस पॉइंट पे ही कास्ट किया। तो बजाय इसके हम कहेंगे C इज इक्वल टू स्ट्रिंग, ये वाला काम है, एंड देन टाइप ऑफ C। देख रहे हैं क्लास चेंज हो गई इसकी।
हमने टाइप को कास्ट कर दिया। अब अगर आप इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उसी तरह आप इसको फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको किसी और में करना चाह रहे हैं तो आप उसमें भी कर सकते हैं। सही है, आप स्ट्रिंग को इंटीजर में भी कर सकते हैं। अगर ये नंबर आपके पास स्ट्रिंग में लिखा हुआ है तो आप इसको इंटीजर में कर सकते हैं। सही है, हर टाइप की कास्ट हम कर सकते हैं। ये वाली बात क्लियर हो गई? अच्छा, इस कॉलैब की लिंक मैंने आपके साथ डिस्कॉर्ड की अनाउंसमेंट सेक्शन में शेयर कर दी है। मंडे 2 to 5 का जो अनाउंसमेंट सेक्शन है उसमें इसकी लिंक शेयर कर दी है, तो जाकर देख लीजिएगा अगर आपको अभी तक नहीं मिली तो। टाइप कास्टिंग की यहाँ पर बात हो रही है। बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन के अंदर जितनी भी टाइप होती हैं वो इम्प्लिसिट होती हैं। इम्प्लिसिट से मतलब ये है कि पाइथन खुद मा खुद ही अपने इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करते हुए कोई भी स्पेसिफिक वेरिएबल है, फंक्शन है, उसकी टाइप कास्ट कर देता है। बट अगर हम एक्सप्लिसिटली किसी वेरिएबल की टाइप को कास्ट करना चाहते हैं, एक्सप्लिसिट का मतलब ये है कि मैं खुद डिफाइन करना चाहता हूँ कि भाई इस वेरिएबल की यही टाइप होगी, तो हमारे पास स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, जैसे कि str है, फ्लॉट है, इंटीजर का नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इंटीजर का शायद नहीं, इंटीजर का भी है। स्ट्रिंग जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट कास्ट होती है, इस चीज़ को जहन में रखिएगा। यानी अगर कोई आपसे पूछ ले कि पाइथन के अंदर टाइप कन्वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट किसके अंदर होती है, तो वो होती है स्ट्रिंग के अंदर, str। और इसके अलावा जितनी भी हमारे पास टाइप्स हैं उसे हमें एक्सप्लिसिटली कास्ट करना पड़ता है, जैसे अभी सर ने आपको करके दिखाया, सिंपल एज दैट। ठीक है जी। एक्सप्लिसिटली डिफाइन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई डेवलपर है जो आपकी कोड को पढ़ रहा है तो उसे पढ़ने में आसानी होगी और आपको खुद भी समझ आ जाएगा कि बेसिकली आपके कोड में कहाँ कहाँ पर गलतियाँ हैं। हमारे पास एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है पाइलेंस। क्या नाम है? पाइलेंस। इसको जो है आप अपनी IDE के अंदर इंस्टॉल करते हैं, कर्सर के अंदर भी हो जाएगी ये, और विजुअल स्टूडियो कोड में भी हो जाएगी। यहाँ पर सर अगर आप दिखाएं, ये देखें, ये आइकन है एक्सटेंशंस का, इसके अंदर आए और यहाँ पे आके पाइलेंस। तो पाइलेंस ये क्या कर रही है, ये एक्सप्लिसिटली हमें जब भी टाइप्स को डिक्लेयर करना हो तो इस एक्सटेंशन का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये आपकी हर लाइन को चेक करेगी कि भाई आपने टाइप कास्टिंग की है या नहीं की। नहीं की होगी तो फिर आपको एरर शो अप करवाएगी, सिंपल। तो इसको इंस्टॉल कर रख लें अगर आपने एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करनी है तो। ठीक है जी। अब हमारे पास आता है इस इंस्टेंस का फंक्शन। ये क्या है? बेसिकली आपकी इफ और एल्स की कंडीशन की तरह ही है। ठीक है, अभी क्या काम करता है, कैसे करता है, मैं एक पहले छोटा सा यूज केस बताता हूँ, फिर उसके बाद इस इंस्टेंस का आएगा। एक मैं कंडीशन बता रहा हूँ, अगर समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं आता तो कोई इशू नहीं है, वो आगे चल के हम समझेंगे। मैं एक इफ़ की कंडीशन लगा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इफ़ हमारे पास एक वेरिएबल है C का बना हुआ है, इसको मैं यहाँ से यहाँ ले आता हूँ ताकि विजिबल हो जाए। अभी सबके पास क्लियर है? अब मैं कह रहा हूँ इफ, ये बेसिकली टाइप चेक करने के लिए यूज होता है इस इंस्टेंस। ठीक है, ये रिटर्न आपको बुलियन करता है, या तो ट्रू करेगा या फिर फॉल्स करेगा। अब मैं कह रहा हूँ इफ अगर C की टाइप क्या होती है हमारे पास? इंटीजर। ठीक है, अगर C की टाइप इंटीजर होती है तो आप क्या प्रिंट कर दो? C इज इंटीजर, अदरवाइज C इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, ये दो हमने काम किया। क्या काम हो रहा है? या तो C की टाइप अगर इंटीजर आती है तो क्या कहना? C इज एन इंटीजर। अगर C की टाइप इंटीजर नहीं होती, स्ट्रिंग होती है, कोई दूसरी होती है, तो आप कहते हैं ना C इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, सिंपल है। अब इसको मैं रन करता हूँ। अब क्योंकि यहाँ पे C की टाइप क्या है? इंटीजर, तो जब मैं इसको रन करूँगा तो क्या आएगा हमारे पास? C इज एन इंटीजर। Let me see.
सी से पहले, सॉरी हाँ, ये वैल्यूज को चेक कर रहा है, थैंक यू फाइंड आउट करने के लिए। अगर सी की टाइप इंटीजर होती है तो, थैंक यू, आपका नाम क्या है? रहमान। इनके लिए एक मिनट में क्लैपिंग करें। बच्चे एक्टिव हैं भाई हमारी क्लास से माशाल्लाह से, इन्हें पता है कि क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। पीछे वाले कुछ सो रहे हैं, बट ये सोते सोते ही $1 मिलियन का स्टार्टअप बनाएंगे इंशाल्लाह, और आगे वाले जो हैं वो $1 बिलियन का बनाएंगे। थोड़ी सोच बड़ी रखनी चाहिए, फिर मंजिल के ऊपर खुद ही पहुंच जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, एरर क्या था, हम टाइप को चेक कर रहे थे बट हमने एक कंडीशन लगा दी थी वैल्यू के ऊपर। अब हम क्या कह रहे हैं, अगर सी की टाइप इंटीजर होती है तो सी इज एन इंटीजर, अदरवाइज सी इज नॉट एन इंटीजर। सॉरी, फिर फाइल सेव नहीं करेंगे। अभी आ गया, सी इज एन इंटीजर, ठीक है। अब ये टाइप चेक कर रही है। अब देखें यहाँ पे दो ऑप्शन, एक तो काम था मैं इसकी कंडीशन लगा के ये चीज़ चेक कर लूँ, दूसरा मेरे पास काम क्या था, मैं इसको भी फिलहाल के लिए कमेंट आउट करता हूँ। और अब मैं फंक्शन लगाता हूँ, कौन सा, इस इंस्टेंस। मैं कहता हूँ इस इंस्टेंस का मैंने फंक्शन कॉल किया। अब ये आपसे दो आर्गुमेंट लेता है। पहला तो आपको क्या चीज़ चेक करनी है, ठीक है, लाइक आपका वेरिएबल हो गया, और दूसरा किससे कंपेयर करना है। समझ आ रही? पहला तो क्या चीज़ कंपेयर करनी है, दूसरा किस चीज़ से कंपेयर करना है, ये दो आर्गुमेंट ये देगा। तो लेट सपोज हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम सी की टाइप को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, सी की टाइप को कंपेयर कर रहे हैं। मैंने बता दिया कि भाई सी की टाइप को कंपेयर करो, किससे कंपेयर करो। अब बताना अगर वो इंटीजर हो तो अब ये देखें रिटर्न क्या करेगा, ये दो चीज़ें रिटर्न कर सकता है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, बूलियन। अब अगर सी की टाइप इंटीजर होगी तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अगर सी की टाइप इंटीजर नहीं होगी तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अब इसको हम देखते हैं। ठीक है, क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स। क्यों कर रहा है? ठीक है, ठीक है। इस इंस्टेंट का जो फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट आपका टाइप ही चेक कर रहा होता है। लाइक अगर इसका जो फंक्शन बना हुआ है उसके अंदर टाइप का फंक्शन ऑलरेडी कोल्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को टाइप के फंक्शन को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें इसने क्या किया, सी की टाइप को कंपेयर किया, अगर वो ट्रू होगी तो वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, अगर वो इंटीजर होगी। अगर वो इंटीजर नहीं हुई तो रिटर्न कर देगा फॉल्स। लाइक अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ, अब आप टाइप कंपेयर करना किससे, फ्लोट से, ठीक है। सही है, टाइप क्या है, स्ट्रिंग, सॉरी इंटीजर। ये वाली बात क्लियर हो गई। इस इंस्टेंस ये बेसिकली क्या करता है, आपकी टाइप के ऊपर इफ की कंडीशन लगाता है। अब बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी है, इस इंस्टेंस वाली। क्यों? क्योंकि इसमें आपका कोड बहुत शॉर्ट हो गया और रीडेबल भी बहुत अच्छा है। आगे चलते हैं। अच्छा, डेटा टाइप्स हमारे पास इंटीजर यहाँ पे, इसके अंदर करने एक मर्तबा अपने लिए, पता है क्यों? क्योंकि
पाइथन के अंदर 90% काम डेटा टाइप से ही हो रहा होता है, यानी आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं और स्पेसिफिकली उनकी डेटा टाइप्स को डिफाइन करते हैं। उसके बाद वाला तो फिर लॉजिकल काम है ना, यानी आपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स डिफाइन कर दी, आपने मल्टीपल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ कंडीशंस को चेक कर लिया, फिर उसका आउटपुट रिटर्न करवा दिया। बकिया चीज़ों को फिर अभी हम देखेंगे। डेटा टाइप सबको क्लियर है? कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टाइप के अंदर, कोई मेथड के अंदर या किसी भी कोड के अंदर बीच में कुछ समझ ना आया हो? अच्छा, अगर आपका सवाल नहीं है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि आपको तमाम तर चीज़ें बहुत बेहतर अंदाज से समझ में आ चुकी हैं। तो अगर मैं अभी किसी को भी खड़ा करूं तो यकीनन वो मेरे क्वेश्चंस का जवाब दे देगा। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना? तो बराहे करम अगर आपके सवालात हैं तो पूछ लें। सवाल पूछने से ही क्लियर होते हैं और कोई कुछ नहीं करेगा। तो पूछ लें अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है डेटा टाइप से रिलेटेड जो अभी अभी हमने कवर अप की हैं। जी, एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज आस्क, इफ नॉट देन आई विल आस्क एंड इफ यू डिडंट आंसर देन इट कुड बी नॉट गुड। जी, क्या चीज़? इज इंस्टेंस। इज इंस्टेंस, अच्छा, इज इंस्टेंस क्या है? इसको बहुत सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। इज इंस्टेंस क्या कर रहा है? ये आपके जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी बेसिकली टाइप चेकिंग कर रहा है दूसरे वेरिएबल्स के साथ। सिंपल एज दैट। अब आप ये काम कंडीशनल स्टेटमेंट से कर सकते थे, जैसे अभी हमने इफ़ एल्स की कंडीशन लगाकर किया, और इसके बरक्स आप एक बने बनाए फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं विच इज इंस्टेंस, जो कि ये सारा का सारा कोड आपकी एक ही लाइन के अंदर आपको प्रोवाइड करता है। इसके अंदर आप क्या करेंगे? आप दो आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप अपना वेरिएबल डिफाइन करेंगे और उसके बाद फिर आप उसकी कंपैरिजन करेंगे किसी स्पेसिफिक डेटा टाइप के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास सी का वेरिएबल है और हम पहले इसकी इंटीजर के साथ चेकिंग कर रहे हैं। अगर ये वेरिएबल इंटीजर है तो ये हमें क्या रिटर्न कर देगा? ट्रू। अगर ये वेरिएबल इंटीजर नहीं है, इसकी वैल्यू कुछ और है, तो ये हमें रिटर्न कर देगा फॉल्स। सिंपल, बस। चलिए ठीक है जी। अब जी प्री बिल्ड फंक्शंस आपको पढ़ने हैं तो W3 स्कूल सही। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक या चैप्टर हमारे पास कौन सा है? ऑपरेटर्स एंड कीवर्ड्स वेरिएबल। इसके अंदर आ जाते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। इसकी लिंक मैंने आपके साथ डिस्कॉर्ड पर शेयर कर दी है, सो देख सकते हैं आप लोग। अब देखें ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं बेसिकली पता है? मैथ्स आप लोगों ने पढ़ी है? किस किस ने मैथ्स पढ़ी है? तो आप लोगों ने उसके अंदर ऑपरेटर्स नहीं पढ़े? कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? ठीक है, ऑपरेटर्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब आप सब ने पढ़े हुए हैं क्या होता है, काम कैसे करते हैं, ये भी सबको क्लियर होगा, है ना? तो अगर मैं बजाय इसकी कि मैथ्स की क्लास यहाँ लेने बैठूँ, मैं आप लोगों को बताऊँ तो चलेगा या मैथ्स की क्लास ले लूँ? वैसे मैंने ऑलरेडी मैथ्स पढ़ाई हुई क्लास 8 को। मैथ किस किस की अच्छी है? ये सारे टीचर्स होंगे स्कूल के। अच्छा, बाय द वे मैथ अच्छी नहीं होती, बट मैथ के 4 जर्नल ऑपरेशंस के बारे में तो आपको इल्म होगा ही, प्लस, माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लाई। ये 4 काम हर बंदे को आते हैं, ठीक है। डिवीजन में कोई कोई बंदा फंस जाता है कभी कभार, ऐसे ही होता है ना। सो चलें हम कंटिन्यू करते हैं, ऑपरेटर्स के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। ऑपरेटर्स हमारे पास मल्टीपल किस्म के होते हैं, ठीक है, और ऑपरेटर्स का हम इस्तेमाल करते हुए अपने ऑपरेंड्स के ऊपर कुछ कंडीशंस लगाकर कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ को चेक कर रहे होते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर हैं, वो सर बताएंगे। जी सर। अब देखें ऑपरेटर्स तो हमें पता चले फिलहाल के तौर पे 4 हैं, वैसे और भी बहुत, लेकिन अभी फिलहाल 4 हैं। कौन कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है।
अब इससे पहले कि हम ऑपरेटर यूज़ करें, एक चीज़ होती है हमारे पास ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स क्या होते हैं? जिनका ऑपरेटर वर्क करे। बिल्कुल, वो वैल्यूज़ जिसके ऊपर आप वो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। लाइक अगर मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, पहली 2 और दूसरी 5, अब मैं इन दोनों के ऊपर ऑपरेटर प्लस का लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ऑपरेशन कौन सा कर रहा हूँ मैं? एडिशन का। अब ये दो ऑपरेंड्स है मेरे पास 2 और 5। अब 2 और 5 के दरमियान में मैं जो ऑपरेशन लगाऊंगा वो कहलाएगा मेरा ऑपरेटर, और जो लेफ्ट और राइट पे मेरे पास वैल्यूज़ हैं वो मेरे पास क्या कहलाएगी? ऑपरेंड्स। ये देखिए नीचे एक डायग्राम हमारे पास ऑलरेडी दी हुई है। मैं अगर इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो ये जो हमारे पास दरमियान में ये जो सिंबल्स हैं, तो ये क्या है हमारे? ऑपरेटर्स इक्वल्स टू एक अदर ऑपरेटर है, और जिनके ऊपर काम हम कर रहे हैं वो क्या है हमारे पास? ऑपरेंड। और इनके नतीजा यानी जो इनका रिजल्ट आ रहा है वो हमारे पास किस में रिस्टोर हो गया? रिजल्ट के अंदर। ये वाली चीज़ क्लियर हो गई? नीचे आते हैं। अब देखो, सबसे पहले नेगेटिव ऑपरेटर। अब यहाँ पे हो क्या रहा है पहले वो देखें। हमने x की वैल्यू को असाइन किया 5, देन y के अंदर हम कह रहे हैं -5, यानी x की वैल्यू 5 ही है ना, y के अंदर हम क्या कह रहे हैं? -5। इसी तरह आएगा। अब हम प्रिंट कर रहे हैं y इज इक्वल टू और y की जो भी वैल्यू है, ठीक है, क्या आएगा रिजल्ट? -5। y इज इक्वल टू -5, क्योंकि x की वैल्यू थी पॉजिटिव में 5, बट नीचे y के अंदर हमने क्या एडिशन किया? नेगेटिव। माइनस। तो x की वैल्यू सेम रहेगी बट ऑपरेटर भी एक साथ आ जाएगा। ये वाली चीज़ क्लियर हो गई? सब बताती हूँ। अच्छा, पहले इससे पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। अब देखें, हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। पहला होता है प्लस, ठीक है, मैं कमेंट आउट करता चलूँ। दूसरा होता है माइनस। तीसरा मल्टीप्लाई के लिए सिंबल कौन सा होता है? स्टेरिक। स्टेरिक, ठीक है। डिवीजन के लिए स्लैश। स्लैश, ठीक है। फिर हमारे पास आता है एक मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है? बेसिकली परसेंटेज का साइन होता है। ये काम क्या करता है? डिवाइड की तरह ही होता है, लेकिन डिवीजन का रिजल्ट जो आता है, लाइक अगर मैं कहता हूँ 5 डिवाइडेड बाई 2, इसका रिजल्ट क्या आएगा? 2.5, ठीक है। बट इसी के बरक्स मैं कहता हूँ 5 का मॉड्यूलस 2 से अगर हम निकालें तो उसका आंसर क्या आएगा? 1। क्यों आएगा? क्योंकि मॉड्यूलस हमेशा आपको रिमाइंडर देता है, ठीक है। अब ये रिमाइंडर क्या है? लेट सपोज 5 है, अब ये कोशिश करेगा कि 5 को 2 से कंप्लीटली डिवाइड करें। अच्छा, मॉड्यूलस का जो ऑपरेटर है हमारे पास, ये स्पेसिफिकली क्या करता है? जो भी डिवीजन के बाद हमारे पास रिमाइंडर वैल्यू रहती है ना, उसे ये रिटर्न करवा देता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर की है 5, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं उस वेरिएबल के ऊपर मॉड्यूलस ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, किसी स्पेसिफिक वैल्यू के साथ, और मेरी जो सेकेंड वैल्यू है वो है 2, ठीक है, यानी 5 मॉड्यूलस 2। तो अगर मैं इसका आउटपुट रिटर्न करवाऊंगा तो आउटपुट में मेरे पास आएगा 1। वो 1 क्यों आएगा? क्योंकि जो 1 है वो रिमाइंडर वैल्यू है डिवीजन की। एक वैल्यू है क्या है? डिवीजन की रिमाइंडर वैल्यू, यानी कि वो वैल्यू जो कि रह चुकी है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? फ्लोर डिवीजन, यानी डबल स्लैश। अब ये क्या करता है? मैं सिंपल से आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना अभी टाइम मेरे ख्याल में है नहीं कि हम उनको ऑपरेशन देख लें, ये आप खुद देख लीजिएगा। अब देखें ये होता क्या है। फर्ज करें हमारे पास एक घर है, उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो छत और एक फर्श, ठीक है, यानी सील और फ्लोर।
अब इसका कॉन्सेप्ट यहीं से निकलता है। अब लेट सपोज मैं कह रहा हूँ 9 डिवाइडेड बाय 2, क्या आंसर आएगा? 8.5, सॉरी 4.5, सॉरी 4.5 आएगा। अब ये क्या करता है, आपको वैल्यूज को राउंड करके देता है। अब अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा, लेकिन इसका नाम क्या है? फ्लोर डिवीजन। फ्लोर से मतलब डाउन, ठीक है। यानी अगर हम इसको राउंड करते हैं, लेट सपोज अभी तो हमारे पास ये मिड में आ रहा है ना, अब हम इसको राउंड करेंगे तो क्लोजर टू इंटीजर करेंगे, ऐसे ही। अब लेट सपोज हमारे पास एक आंसर आता है 4.7, इसका राउंड क्या होगा? 5, ठीक है। बट ये क्या करता है, ये इसको फ्लोर पे राउंड करता है, यानी डाउनग्रेड करते हुए राउंड करता है। अब इसको ये 5 नहीं करेगा, इसका राउंड ऑफ ये क्या करेगा? 4, ठीक है। यानी सिंपल इन वर्ड्स क्या होगा, ये आगे से जितने भी डेसिमल्स हैं उनको रिमूव कर देगा, वो कुछ नहीं, ठीक है। आगे से जितने भी आपके पॉइंट वाली वैल्यू है, डेसिमल है, उसको रिमूव कर देगा। लेट सपोज 4.7 था तो ये 0.7 को रिमूव कर देगा, रिटर्न क्या कर देगा? 4.0 या सिंपल 4। ये वाली बात क्लियर होगी, फ्लोर डिवीजन। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सपोनेंशियल। अब ये एक्सपोनेंशियल क्या है? मैथ्स में पावर का कॉन्सेप्ट किसको क्लियर है? 2 स्क्वायर 4 क्यूब, याद है? 2 का स्क्वायर क्या है? 4। 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब। अशारी भाई बच्चों को आती है मैथ्स। बेहतरीन यार, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। अब ये क्या करता है? आपका एक्सपोनेंट निकालता है। लेट सपोज इसका यूज केस कैसे होगा, मैं कहता हूँ 2 एक्सपोनेंशियल 2, यानी 2 की पावर 2, ठीक है। इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? 4। अगर मैं कहता हूँ 2 की पावर 3, तो इसका रिजल्ट कैसे होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, आंसर हमारे पास क्या होगा? 8। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब ये हमारे पास आया लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ये क्या करता है? ये सिंपल कुछ भी काम होगा उसको रिवर्स कर देगा और कुछ नहीं। लेट सपोज मैं कह रहा हूँ, मैं 2 वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब मैं प्रिंट के अंदर कह रहा हूँ a नॉट b, सॉरी वो होगा इज नॉट b। अच्छा, अभी हम पहले नोट लगा के ट्राई करते हैं। अच्छा सॉरी, वो इसके साथ होगी ये वाली एग्जाम्पल। अब मैं कहता हूँ कि सिंपल नोट। अब देखें यहाँ पे काम क्या होगा। नॉट का मतलब है कुछ भी काम हो रहा है उसको उल्टा करना, यानी रिवर्स करना, ठीक है। लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू दे दी ट्रू। अब मैं कह रहा हूँ a नॉट ट्रू, ठीक है, यानी सॉरी नॉट a। अब ये क्या चेक करेगा? अगर आपको याद हो टाइप स्क्रिप्ट में एक ये वाला सिंबल होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब इसका काम क्या होता था? कोई भी काम हो रहा है उसको रिवर्स करना, यानी नॉट है, यानी a नॉट। मैं कह रहा हूँ 7 नॉट, ठीक है, 7 नॉट इंटीजर, तो ये क्या ट्रू है? फॉल्स है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, a की हमने असाइन कर दिया ट्रू, अब हम कह रहे हैं नॉट a। अब इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? क्या आएगा? फॉल्स, सही है। ये अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, 2 काम करेगा। हाँ ये उल्टा चलता है इसका।
अच्छा अब ये उल्टा नहीं चलता, ये वैल्यू को रिवर्स करता है। अब ये बिट वाइज नॉट क्या है, अब देखें दो वेरिएबल हमने बनाई, x की वैल्यू इंटीजर और उसमें असाइन कर दिया 5, y की वैल्यू इंटीजर और उसके अंदर हमने ये क्या है, इस साइन को क्या बोलते हैं, मैं खुद भूल गया साइन को क्या बोलते हैं, नहीं, अच्छा इसको आप लोग खुद देख लीजिए क्या बोलते हैं। मैंने ये सिंबल लगा के अभी के फिलहाल के तौर पे हम इसको कह रहे हैं, क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट, ओके इक्विवेलेंट, सही। अब देखें हम क्या कह रहे हैं, y इक्विवेलेंट है x के, सही है। अब देखिए एक कॉमेंट पढ़ें, y इज नाउ -6, y बाइनरी 1010 बट इन टू कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। अब यहाँ क्या हो रहा है, देखें बाइनरी के अंदर अब ये कन्वर्ट करेगा, ये मोस्टली कहाँ यूज़ होता है, बाइनरी ऑपरेशंस के अंदर। मैं कह रहा हूँ अब x जो है वो इक्विवेलेंट है y जो है इक्विवेलेंट है x के, ठीक है। तो अब ये इसकी वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा बाइनरी के अंदर और उसका रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास -6, ये रहा उसका रिजल्ट। अच्छा इसको आप डीपली एक्सप्लोर घर पे करिएगा। बाइनरी ऑपरेटर्स हमने देख लिया, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये कंपैरिजन ऑपरेटर सारे वही हैं जो आपके पास टाइपस्क्रिप्ट के अंदर यूज़ होते थे, ठीक है। अब काम कैसे करते हैं, क्या करते हैं वो हम बता देते हैं। पहला ऑपरेटर हमारे पास होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, पहला हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर होता है डबल इक्वल टू। टाइप स्क्रिप्ट में हमारे पास ट्रिपल इक्वल टू होता था, वो क्या करता था, आपकी टाइप एंड वैल्यू बहुत को चेक करता था। बट ये क्या करता है, डबल इक्वल टू में ये काम करता है, ठीक है। आपकी टाइप भी चेक करेगा और आपकी वैल्यू को भी चेक करेगा, डबल इक्वल टू। इसमें ट्रिपल इक्वल टू का कॉन्सेप्ट नहीं होता। उसके बाद हमारे पास होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। ये क्या चेक करेगा, या तो वैल्यू ग्रेटर देन हो या लेस देन हो। और उसके बाद आता है लेस देन इक्वल टू, ठीक है। फिर ग्रेटर देन और ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है, ये हो गए। और उसके बाद हमारे पास आता है या तो नॉट इक्वल टू इस तरह से, सही है, या फिर नॉट इस तरह से, ये वाली चीज़ सही है। बट हम लोग यूज़ ये वाला नोट कर रहे होते हैं। समझ आ गए कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब इनका काम क्या होता है, इससे बड़ा होगा कोई भी वैल्यू, अगर बड़ी होती है तो ग्रेटर देन से, लेस देन से, ठीक है, अगर कम हो। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है, सिंपली ये नहीं है, रिवर्स है, ठीक है। और नॉट का मतलब भी क्या है, ये नहीं है, रिवर्स। ये वाली चीज़ समझ आ गई कंपैरिजन ऑपरेटर्स। देन हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या क्या होते हैं, एंड और। अब एंड और का कॉन्सेप्ट वही टाइपस्क्रिप्ट वाला है कि आप लेट सपोज मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये कौन कौन से होते हैं हमारे पास, एंड। अब एंड का काम क्या होता है, अगर आप दो वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे हैं, टू, ठीक है, एंड ट्रू एंड फॉल्स, इस तरह से। अब इसका काम क्या है, एंड ऑपरेटर का, आपके पास जितनी भी कंडीशंस आ रही हैं वो सारी क्या होनी चाहिए, ट्रू। अगर सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। अगर एक भी फॉल्स होती है तो क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। इसी तरह हमारे पास क्या होता है, और का मतलब क्या होता है, कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो ये रिटर्न आपको क्या कर देगा, ट्रू, सही है। ये चीज समझ आ गई। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास क्या है। देन हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर।
ऑपरेटर सारे वही हैं जो आपने टाइप शीट में यूज़ किए हैं। मैं क्विक क्विक लिखता जा रहा हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर हम अभी यूज़ करते हैं y इज इक्वल, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास प्लस इक्वल टू, देन हमारे पास आता है माइनस इक्वल टू, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है इसके, या तो प्लस लिख दिया है। ठीक है, माइनस इज इक्वल टू और प्लस इज इक्वल टू और इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। देन अब इनके हम क्या कर रहे हैं, यूज केस देख रहे हैं, यही सारे ऑपरेटर्स थे हमारे पास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आपको रिटर्न क्या करता है, फ्लोट। ठीक है, डिवीजन आपको रिटर्न करता है फ्लोट, और उसके बाद फ्लोट डिवीजन जैसे मैंने बताया वो क्या करेगा, आपका पूरी वैल्यू को डिवाइड करने की ट्राई करेगा, अगर नहीं होती तो वैल्यू में से 1 माइनस करके ट्राई करेगा और आपको रिमाइंडर दे देगा, ठीक है। देन मॉड्यूलस आपका रिमाइंडर देता है, और फ्लोट डिवीजन आपका क्या करता है, आगे से पॉइंट वाली वैल्यू यानी डेसिमल्स रिमूव कर देता है। एक्सपोनेंशियल पावर, ठीक है, ए स्क्वायर ए क्यूब जो भी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, सही भाई, ये तो मैथ्स वाले हैं भाई, ठीक है। ये सारे ऑपरेटर्स इस पे यूज़ करके दिखा दिए। अच्छा, यहाँ पर मैथ्स की बात हो रही थी, अभी थोड़ी देर पहले मैं एक ट्वीट देख रहा था, किसी ने ट्विटर पर लिखा, जिस बंदे की अलजबरा अच्छी है ना, उसको $3.5 लाख की जॉब बहुत ही आसानी से मिल रही है किसी भी AI कंपनी में। तो मैं काफ़ी हैरान हुआ, फिर मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा था, और वाकई लोग यही कह रहे थे कि भाई जिस बंदे की मैथमेटिक्स अच्छी है ना, उसको बड़ी बड़ी कंपनियां हायर कर रही हैं विदाउट इवन सीइंग हिज कोड। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपनी मैथमेटिक्स को मज़ीद इम्प्रूव कर लें तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अब कंपैरिजन ऑपरेटर डबल इक्वल टू आपकी टाइप और वैल्यू चेक करेगा, नॉट इक्वल टू सिंपली इसको रिवर्स कर देगा, ठीक है। और ग्रेटर देन आप लोगों को पता है, या तो उसकी वैल्यूज को कंपेयर करेगा, अगर ग्रेटर देन होती है तो ट्रू, लेस देन होती है तो फॉल्स, इसी तरह लेस देन का अगर कम होती है तो ट्रू, ज़्यादा होती है तो फॉल्स। लेस देन इक्वल टू या तो बराबर हो या तो कम हो तो ट्रू, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू या तो बड़ी हो या इक्वल टू हो तो आपका ट्रू। अच्छा, ये जो इक्वल टू वाला है ना, ये आप वेरिएबल्स के ऊपर भी लगा सकते हैं। इट मीन दो के आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, दोनों के अंदर सेम वैल्यूज हैं। फॉर एग्जांपल वेरिएबल ए है विच होल्ड द वैल्यू 5, सेम वी हैव वेरिएबल बी विच होल्ड द सेम वैल्यू 5। अगर आप इनके ऊपर इक्वल टू ऑपरेटर लगाएंगे विच इज़ द कंपैरिजन ऑपरेटर, तो क्या होगा, आपके पास आंसर में आएगा 2, क्योंकि 5 और 5 दोनों सिमिलर वैल्यूज़ हैं। अगर एक वैल्यू तब्दील होती है तो फिर आपके पास आंसर में डिफरेंट आएगा। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गए। देन कंपैरिजन ऑपरेटर की एग्जांपल आ गई, कहाँ पर ट्रू है देखें, एक्स और वाई को कंपेयर किया। अब सही, ये देखें यहाँ पर वैल्यूज़ दी हुई है ना, इसको ज़रा सा कंपेयर करें आप ऑपरेटर्स के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास बूलियन वैल्यू के अंदर आंसर क्या आ रहा है। अच्छा, जो भी हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं ना, रफली उनका आंसर हमारे पास किसके अंदर आता है, बूलियन के अंदर आता है, मोस्टली कंपैरिजन ऑपरेटर्स का। अब चले मेरे साथ रिपीट करिएगा, क्या tan 5 के इक्वल टू है, फॉल्स, ट्रू और फॉल्स में आंसर करिएगा मेरे, ठीक है। देन मैं कह रहा हूँ tan बराबर नहीं है 5 के, ट्रू, ठीक है। ये मैं क्या है, नेचुरल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, ठीक है। देन मैं कह रहा हूँ tan बड़ा है 5 से, tan छोटा है 5 से, क्या tan या तो बड़ा हो या बराबर हो 5 से, ट्रू, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या tan लेस देन इक्वल टू है 5 के, फॉल्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे कंपैरिजन हैं।
अच्छा, ये देखकर तो नहीं बता रहे थे कहीं आप? देखकर बता रहे थे? तो भाई आंखें बंद करके थोड़ा सा माइंड के अंदर भी अपने दिमाग को चला लेंगे ना, तो वो कुछ ज़्यादा बेहतर रहेगा। या तो रोज़ा है, अभी चलाने की ज़रूरत नहीं है, मे बी आपकी ये सोचो इसको पूरा दिन तक चलाना है, ऐसे ही है ना? चले भाई, माशाल्लाह से मुझे देखकर काफ़ी खुशी हुई कि हमारी क्लास रफली भरी हुई है, जैसे भरी होती है। सो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मैं सोच रहा था कि सिर्फ आगे वाली 2-4 लाइनें ही फुल होंगी, बट यहाँ माशाल्लाह से सीन काफ़ी अच्छा है। सो एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, विच इज़ दैट कि आप सब लोग काबिल तारीफ़ हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको मौका दिया है पढ़ने का, ठीक है? यहाँ से आपने सिर्फ एक काम करना है, और मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ का तलबगार हूँ, वो ये कि आपने इल्म को सीखना है और सीख कर मुंतकिल करना है। सीख लिया तो आगे किसी और की हेल्प कर देंगे, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा ये। सो मैं वाकई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मेरी यही सोच थी कि 1-2 ही लाइनें होंगी जो कि भरी हुई होंगी, बट यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं। सो एक मरतबा मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए तालियाँ। चलें कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने देख लिए, एंड और नॉट, ठीक है? क्लियर है तीनों? ये इनकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गई। दोनों की वैल्यू हमने बूलियन में साइन कर दी। अब हम क्या कह रहे हैं, ए और वाई दोनों चेक कंपेयर करो, क्या दोनों ट्रू है? नहीं, तो रिटर्न क्या आएगा? फॉल्स। अब हम कह रहे हैं या तो एक्स ट्रू हो या वाई ट्रू हो, एक भी ट्रू हो तो आप बताओ क्या आएगा? ट्रू, ठीक है? एक तो ट्रू है ना हमारे पास। अब हम कह रहे हैं नॉट एक्स, नॉट एक्स, अभी हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है? ट्रू, ठीक है? अब मैं कह रहा हूँ एक्स ट्रू नहीं है, फॉल्स। मैं गलत कह रहा हूँ, ठीक है? फॉल्स। देन हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब देखें असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये आ गए। पहला था इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, यानी प्लस करके इक्वल टू कर देना, माइनस इक्वल टू माइनस करके इक्वल कर देना, मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई करके इक्वल कर देना, डिवाइड इक्वल टू डिवाइड करने के बाद इक्वल टू कर देना, और फ्लोर डिवीजन इक्वल टू फ्लोर डिवीजन करके इक्वल टू कर देना, एक्सपोनेंशियल इक्वल टू एक्सपोनेंट निकालने के बाद इक्वल करना, ठीक है? और हमारे पास कौन सी होती है, एक और चीज़ बोल गया मैं, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस इक्वल टू मॉड्यूलस निकालने के बाद उसके इक्वल कर देना, ठीक है? यानी जितने भी ऑपरेटर्स हैं सबके साथ हम इक्वल लगा सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई? ये इसका यूज केस लिखा हुआ है, सॉरी सिंटैक्स लिखा हुआ है। अच्छा, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या है? मैं कह रहा हूँ आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हमारे पास 2 किस्म के होते हैं। पहला होता है इज और दूसरा होता है इज नॉट। अब इन दोनों का काम क्या होता है, कैसे होता है, वो हम देखते हैं। लेट सपोज मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ और उसकी वैल्यू मैंने रख दी ट्रू, ठीक है? प्रिंट कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, ए इज ट्रू। क्या मेरी लॉजिक सही है? अगर मैं इसको नेचुरल लैंग्वेज में पढ़ूँ तो मैं क्या कह रहा हूँ, ए है ट्रू, सही है, यही ए है ट्रू, सही है ना? इसको हम रन करके देखते हैं, ट्रू, सही है, ए है ट्रू। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे इसी तरह प्रिंट ए इज नॉट ट्रू, ठीक है? अब क्या है, फॉल्स, नेचुरल लैंग्वेज में मैं पढ़ूँ तो ए ट्रू नहीं है। क्या ये बात सही है? नो, ए ट्रू नहीं है, ये बात सही है? नो, फॉल्स, ये बात गलत है। यानी अगर नॉट लग गया तो ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो क्या हो जाएगा, ट्रू। सिंपल काम होगा, सही है? ये हमारे पास 2 आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हैं। अब थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अब मेंबरशिप ऑपरेटर्स भी हमारे पास 2 हैं। कौन कौन से, इन और नॉट इन। अब ये इन और नॉट इन क्या है, एक तो हम अभी यूज़ करते हैं,
कौन सा यूज़ किया अभी हमने? क्या अच्छा, मैं अगर यहाँ ना भी लिखूँ तो कॉलेज पे हमारे पास होगा मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अब दो किस्म के होते हैं, पहला होता है इन और दूसरा होता है नॉट इन। अब इन दोनों का काम क्या है? लेट सपोज मैं इन का ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ। अब मेरे पास एक अदर लिस्ट है, मैं उसके अंदर फाइंड करना चाह रहा हूँ। मेरे पास नेम्स हैं उस लिस्ट के अंदर ना, लाइक हमजा, अशारी, शामिर, अब्दुल्ला, ये 4 नेम हैं। अब मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ क्या मेरे पास जो नेम्स की लिस्ट है उसके अंदर अशारी मौजूद है। तो मैं अगर ये बनाऊँ और वैसे भी इसके अंदर से समझना था नेम्स टाइप लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग अभी कैसे खाए इज इक्वल टू हमजा देन अशारी देन शामिर एंड अब्दुल्ला। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ क्या मेरी लिस्ट के अंदर अब अशारी मौजूद है या नहीं। ठीक है, दो काम। अब मैं क्या करूँगा, मैं कहता हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू, कैसे करूँगा, लेट सपोज अशारी एन लिस्ट हमारे पास कौन सी है, नेम्स। ठीक है, ये काम कर रहा हूँ एंड देन प्रिंट रिजल्ट। सही है। अब अगर इस लिस्ट के अंदर मेरे पास अशारी मौजूद होगा तो रिटर्न हो जाएगा ट्रू, अगर मौजूद नहीं होगा तो रिटर्न क्या आएगा, फॉल्स। ट्रू, मेरे पास लिस्ट के अंदर अशारी मौजूद है ना, तो दैट्स वाई मेरे पास आ गया ट्रू। इसी तरह मैं कहता हूँ रिजल्ट 1 इज इक्वल टू नॉट इन। सही है। अब देखें हो क्या रहा है, सिंपल है नॉट इन। अगर नेचुरल लैंग्वेज में भी हम पढ़ें तो अशारी नॉट इन नेम्स क्या है, अशारी मेरे पास नेम्स की लिस्ट में मौजूद नहीं है, बिल्कुल है भाई, फॉल्स है। ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर्स हमारे पास हो गए जी। बिल्कुल केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव है, आप एक्स्ट्रा स्पेस देंगे तो वो भी सेंसिटिव करता है। सही है। अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे यही काम कैपिटल इसे कर देता हूँ, ठीक है, अभी दोनों फॉल्स हो गए। पाइथन आपकी केस सेंसिटिव, इंडेंटेशन सेंसिटिव, ठीक है, हर चीज़ को बहुत सेंसिटिवली कंसीडर करती है पाइथन। अगर आप एक्स्ट्रा इंडेंट कर देते हैं तो वो भी सिंटैक्स एरर दे देगा या इंडेंटेशन एरर दे देगा। पाइथन एक लड़की है विच इज़ सेंसिटिव, जावास्क्रिप्ट एक लड़का है विच इज़ नॉट दैट सेंसिटिव, सिंपल एज दैट। कितनी प्यारी एग्जाम्पल है, लड़कियां वाकई ही बहुत सेंसिटिव होती हैं। ऐसा ट्रू है या नहीं, गर्ल्स को बता दो। ट्रू। अच्छा जी, अब आते हैं कीवर्ड्स। कुछ हमारे पास स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं पाइथन के अंदर बिल्ट इन, जैसे कि अभी हमने कुछ यूज़ किए, नॉट, इज, एज, विद, ठीक है, ये हमने अभी तक यूज़ किए। अब इसको अगर हमें देखना है कि हमारे पास कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, तो सिंपल एक कीवर्ड्स के हमारे पास क्या है, मॉड्यूल है, उसको हम इंपोर्ट करते हैं। देन मैंने क्या किया है, एक लाइन लगा दी, द लिस्ट ऑफ कीवर्ड इज, और देन कीवर्ड से मैं क्या निकाल रहा हूँ, KW लिस्ट, यानी कीवर्ड्स लिस्ट। ये बात समझ आ रही है? एक मेथड है KW लिस्ट का, वो आपको क्या निकाल के देगा, जितने भी आपके स्पेशल कीवर्ड्स हैं, बिल्ट इन कीवर्ड्स हैं, वो आपको रिटर्न कर देगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड कौन कौन से हैं। फॉल्स है, हमने यूज़ किया। नन है, नन टाइप, जब कुछ भी आप स्टोर नहीं करते किसी वेरिएबल में तो आप उसको क्या कह रहे हैं, नन, ठीक है। देन ट्रू हमने देख लिया, एंड देख लिया, एज देख लिया। अच्छा, असर्ट क्या है, एसिंग क्या है, ये चीज़ आगे देखेंगे। अवेट, एसी और अवेट तो आपको पता है ना क्या होता है,
ठीक है। ब्रेक क्या होता है वो भी हम देखेंगे। क्लास, कंटिन्यू, डेफ, डेल। डेफ तो आपको पता है फंक्शन बनता है, ठीक है। डेल से क्या होता है, किसी भी चीज़ को डिलीट करना है तो आप डेल की कीवर्ड से करते हैं। लेट सपोज मेरे पास अगर रिजल्ट 1 का वेरिएबल है तो मैं DEL और रिजल्ट 1 कर देता हूँ, और अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँगा अब इसके बाद, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, मेरा जो रिजल्ट 1 का वेरिएबल था वो बिल्कुल ही डिलीट हो गया। अब इस लाइन के बाद ये जानता ही नहीं रिजल्ट 1 कौन है, ठीक है। इस तरह से क्या आ रहा है, रिजल्ट 1 इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन रिजल्ट, सही है। अभी डिलीट हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक्सेप्ट है, फाइनली है, फॉर लूप के लिए यूज होता है, फ्रॉम आपका ये भी फॉर लूप में यूज होता है, ठीक है। ग्लोबल, इफ, इंपोर्ट, इन, इज, लैम्डा, नॉन लोकल, नॉट, और, पास, ड्रेस, बहुत सारे कीवर्ड है, ये आपको देखिएगा। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में जो असाइनमेंट दी थी ना, उस असाइनमेंट का फॉर्म अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की है विच इज़ अबाउट ऑल द कीवर्ड्स इन पाइथन, अगर आप उस वीडियो को एक मरतबा देख लेते हैं ना तो पाइथन के जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने उस असाइनमेंट को बेहतर अंदाज से बनाया होगा तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आप सबको इस चीज़ का इल्म होगा कि पाइथन के अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, उनका क्या इस्तेमाल है और वो कैसे वर्क करते हैं। How many keywords we have in Python? 39 कितने हैं? 39 39। सो ये है। अच्छा जी, अभी है हमारे पास 6 मिनट हैं, सब्र करें ज़रा सा। अभी मैंने आपको असाइनमेंट भी देनी है, और असाइनमेंट से पहले एक अच्छा असाइनमेंट मैं बहुत आसान दूंगा, जो दूंगा वो आपके फ़ायदे की ही होगी। अच्छा, एक और काम ये करना है कि भाई माशाल्लाह से क्लास तो हमारी फुल है, बट मैं आपको वाकई में लिंक्डइन के ऊपर और एक्स के ऊपर नहीं देख रहा। मतलब चंद एक स्टूडेंट हैं जो कि एक्स के ऊपर एक्टिव हैं, तो मेरी पर्सनल आपको रिकमेंडेशन है कि अपनी एक्स की प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि मैंने खुद एक्स से ये समझे कि बहुत पैसे कमाए। कैसे कमाए? ऐसे नहीं कमाए नहीं एडवर्टाइजमेंट से या फिर दूसरी चीज़ों से, बल्कि मुझे बहुत सारे क्लाइंट मिले एक्स के ज़रिए जस्ट बिकॉज कि मैं उस पर काफ़ी एक्टिव हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप एक्टिव रहेंगे, पोस्ट शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो लोग आपके साथ खुद ही कनेक्ट करेंगे। सो प्लीज़ इस चीज़ को जहन में रखें कि एक्स के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हो जाएँ। बस एक VPN आपने यूज़ करना है एंड देन आप सिंपल एज एक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने आपकी प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगी होगी, आपका करेक्ट नेम नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, या बायो की स्पेसिफिक पिक्चर नहीं होगी, इसी वजह से वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं। इसी वजह से मैंने कहा था आपको कि भाई अपनी प्रोफाइल आप फुल बनाएं, छोटी ना हो। अच्छा, एक और बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, चंद एक ऐसे हैं जो थोड़ा देर से आए हैं। सो अगली क्लास में कोशिश करें कि आप सब टाइम से आ जाएं। और मैंने क्लास के शुरू में एक बात आपसे शेयर की थी कि मेरा एक चैलेंज चल रहा है विच इज़ रमज़ान कोडिंग नाइट चैलेंज। मैंने इसकी डिटेल्स हमारी जो GIIC की व्हाट्सएप कम्युनिटी बनी हुई है उस पर शेयर की है। तो उसकी हमने पहली क्लास कल ली थी और दूसरी क्लास इंशाल्लाह उसकी कल होगी। सो उसको ज़रा सा जाकर एक्सप्लोर कर लें, क्योंकि हम बहुत सारे अमेजिंग प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और कम से कम मैं टाइम लूँगा और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा इन सिंपल एंड कॉन्साइज वर्ड्स। तो उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको व्हाट्सएप वाली कम्युनिटी में मिल जाएंगी, या फिर मेरी गिटहब रिपोजिटरी पर रमज़ान कोडिंग नाइट्स नाम की एक रिपोजिटरी है, उस पर भी मैंने शेयर की हुई है, वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं, लिंक्डइन पर भी देख सकते हैं और थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, अब थोड़ा सा क्विक मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ फटाफट। अब पाइथन के अंदर नेमिंग कन्वेंशन किस तरह से होती है, देखें। नेम जो अलाउड है नेमिंग असाइन करना वेरिएबल्स का, कैसे, लाइक आप सिंपल कोई भी वर्ड लिख लें वो आपका वेरिएबल बन जाएगा। अंडरस्कोर से स्टार्ट करते हैं तो भी वेरिएबल सही है, ठीक है। अगर उसके अंदर नंबर यूज़ करते हैं, पहले टेक्स्ट देन नंबर, तो भी सही है। अगर आप दो वर्ड्स हैं उनके दरमियान में स्पेस की जगह अंडरस्कोर यूज़ करते हैं या माइनस यूज़ करते हैं, दोनों ही करेक्ट वे हैं। लेकिन कम्युनिटी या जो मोस्टली फॉलो अप होता है वो कौन सा होता है, अंडरस्कोर वाला। अब जो अलाउड नहीं है
यानी जो एरर रेस करते हैं वेरिएबल्स के नेम, वो कैसे, लाइक आप किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है, आप माइनस नहीं लगा सकते, ठीक है, और कोई जैसे स्पेशल कीवर्ड जो रिजर्व है उससे आप कोई वेरिएबल नहीं बना सकते। अब नेमिंग कन्वेंशन आप देखें कौन कौन सी होती है हमारे पास। पास्कल केस होती है, कैमिल केस, स्नैक केस, केबाब केस, अपर फ्लीट केस, पास्कल स्नैक केस, कैमिल स्नैक केस, क्रीमिंग स्नैक केस, फ्रेम केस, कोबोल केस, कितने सारे केसेस हैं। बट इसमें से यूज़ हम कौन सा कर रहे होते हैं, स्नैक केस। कैमिल केस आपका जावा स्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट में होता है, पाइथन में स्नैक केस यूज़ करते हैं। कौन सा केस, स्नैक केस, ये वाला, सही है। अब ये केसेस की कुछ एग्जांपल हैं, ये देख लीजिएगा, ये रहे। उसके बाद असाइनिंग डिफरेंट वैल्यूज, ये जस्ट 2 मिनट का टॉपिक है, इसको सुन लें फिर छुट्टी, सही है। अब देखें आप मल्टीपल वैल्यू, एक सिंगल लाइन के अंदर मल्टीपल वैल्यूज बना सकते हैं, सॉरी वेरिएबल्स। अब वो कैसे बना सकते हैं, लाइक मैंने कहा x, y एंड z, ये अच्छा ये जो मेथड कहलाता है ये जिपिंग और अनजिपिंग मेथड कहलाता है, ठीक है। कौन सा मेथड है, जिपिंग एंड अनजिपिंग। अब लेट सपोज मैं अभी जिप कर रहा हूँ, जिप क्या कर रहा हूँ, x, y और z की 3 वेरिएबल में बना रहा हूँ, और अब देखिए जिस पॉइंट के ऊपर जो वेरिएबल है उस पॉइंट के ऊपर मैं जो वैल्यू दूंगा वो जाके उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। इस तरह से लेट सपोज x मैंने असाइन किया स्टार्ट में, फिर सेकंड पे y, थर्ड के ऊपर z। अब मैं जब वैल्यूज असाइन करूंगा, फर्स्ट पे जब 1 मैंने दिया है तो ये वैल्यू किसकी होगी, x की। सेकंड पे 2.5 है, ये किसकी वैल्यू है, y की। थर्ड के ऊपर पाइथन है, ये किसकी वैल्यू है, z की, ठीक है। अब मैं जब इन तीनों को प्रिंट करूंगा तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2.5 और z की वैल्यू पाइथन। ये कौन सा हो गया हमारा जिपिंग मेथड, हमने जिप लगा दिया। अब इसके अंदर हम टाइप्स असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप टाइप असाइन करते हुए चलें तो आप इसमें टाइप नहीं असाइन कर सकते, वो फिर एक एरर रेज करेगा। लेट्स सपोज मैंने x को इंटीजर, y को फ्लोट और z को स्ट्रिंग कहा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यूजिंग टाइप्स व्हाइल असाइनिंग मल्टीपल वेरिएबल्स सिमिल्टेनियसली कॉज एन एरर इनवैलिड सिंटैक्स, ठीक है। ये क्या कहेगा, इनवैलिड सिंटैक्स। अच्छा ये वाली जो टॉप वाली लाइन थी हमारी, ये हम क्या कर रहे हैं, जिप कर रहे हैं, और लाइन नंबर 2 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अनजिप कर रहे हैं, ठीक है। और डिलीट अ वेरिएबल विद डेल कीवर्ड, ये तो हमने अभी देख लिया। बाकी हमारे पास लेसन 3 भी कंप्लीट हो जाता है। एक मरतबा हमजा भाई के लिए भी जोरदार तालियां बजा दें। देखिए माशाल्लाह से आज की क्लास मुझे लग रहा है हमारी सबसे स्मूथ क्लास गई है, बहुत कुछ सीखने को मिला है और बहुत ही सिंपल एंड कॉन्साइज वे के अंदर। तो हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह इसको ऐसे ही बरकरार रखें। मेरी आपसे सिर्फ एक ही मांग है, वो ये है कि क्लास का ओवरव्यू दे दिया करें, सबसे पहले एक्स के ऊपर और उसके बाद लिंक्डइन पर। और जो हमारी क्लास की असाइनमेंट्स हैं वो क्या है, एक ही असाइनमेंट है आपकी। असाइनमेंट ये है कि पाइथन के जितने भी ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स के नाम सुन लें, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर्स। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 टाइप्स हैं ऑपरेटर्स की। आपने क्या करना है, आपने कोड एग्जाम्पल्स राइट करनी है हर एक डिफरेंट ग्रुप ऑपरेटर की, ठीक है। मैं आपके साथ एक रिसोर्स लिंक शेयर करूंगा, कहाँ पर शेयर करूंगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी पर शेयर कर दूंगा या फिर डिस्कॉर्ड पर शेयर कर दूंगा। आपने क्या करना है, इसकी मल्टीपल एग्जाम्पल्स बनानी है और उसको अपनी गिटहब प्रोफाइल पर पुश करना है एंड देन जो मैं आपके साथ फॉर्म शेयर करूंगा उस फॉर्म के अंदर आपने उसको सबमिट कर लेना है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई कि हमारी असाइनमेंट क्या है तो मैं आपके साथ जो पोस्ट शेयर करूंगा शाम तक कर दूंगा इंशाल्लाह, तो आप जो है उसे देख लीजिएगा और फिर उस असाइनमेंट को मुकम्मल कर सबमिट भी करवा दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। प्लीज़ कीप अस इन योर प्रेयर्स। पीस।